नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल जिसका कि नाम है स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 पर। और मित्रों, हम लोग तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए छत्तीसगढ़ पुलिस सब इंस्पेक्टर की। और ये छत्तीसगढ़ का जो मैप है बहुत ही प्यारा मैप है। आप देखिए कि आपको ये सारी चीज़ें, यहाँ की सभ्यता और यहाँ के आदिवासी जनजाति, यहाँ का रहन सहन, यहाँ का खान पीन पान जो होगा, इन सबसे संबंधित क्लासेस भी जो है वो हमारे चैनल पर चलाई गई हैं, चलाई जा रही सर के द्वारा। आप उसे ज़रूर देखें। और यह चैनल आपके लिए पूरी तरह से समर्पित है। आपकी परीक्षा की तैयारी हम बहुत ही अच्छे तरीके से करवाएंगे। एक भी क्वेश्चन हिंदी का आपसे बाहर नहीं जाने पाएगा, ऐसा मेरा वादा है आप लोगों से। आज मैं लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए पहली क्लास, जो कि हिंदी व्याकरण की है। और व्याकरण में सभी स्वर के जितने भी तत्व हैं वो एक साथ हम पढ़ लेंगे, एक ही क्लास में पढ़ लेंगे। इसके पहले हमने पाठ्यक्रम का एक वीडियो अपलोड किया है। आप आशा करते हूँ कि आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। जब आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपके लिए अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि आप पाठ्यक्रम को निश्चित रूप से अच्छे तरीके से जाने और समझ लें, ताकि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। इसका पढ़ने से ज़्यादा छोड़ना क्या है, इस बात का पता चलना चाहिए। ये नहीं कि आप एक तरह से पढ़े जा रहे हैं, जो आपके काम का नहीं उसको पढ़ डालते हैं। तो ऐसा नहीं है। आप अपने टॉपिक वाइज पढ़िए, जो भी आपका सिलेबस है। सिर्फ हिंदी की बात नहीं कर रही हूँ मैं, अन्य विषयों की भी बात कर रही हूँ। आपके सिलेबस में जो दिया गया, आप सिलेबस का एकदम गहराई से अध्ययन कीजिए और उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करते चलिए। सफलता आपको अवश्य मिलेगी। तो चलिए, आप सफल होंगे और एक अच्छे इंस्पेक्टर बनेंगे इस देश से और अपने राज्य से। सर्वप्रथम आप शुरुआत करेंगे एक हम कहना चाहेंगे कि भ्रष्ट जो पुलिस अधिकारी हैं उनसे मुक्त बनाएंगे। और फर्जी मुकदमे या जिस प्रकार के फर्जी केसेस होते हैं, लोगों को फंसाया जाता है, और उन सब से आप मुक्ति दिलाने में प्रयास करेंगे। और हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि आप आगे बढ़ें और इस देश को समृद्ध शक्तिशाली बनाएं। उसके लिए हम आपके लिए क्लासेस लेकर के ज़रूर पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। चलिए, आज हम जानेंगे स्वर व्यंजन किसे कहते हैं, हिंदी व्याकरण के बारे में। तो हिंदी व्याकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है ये स्वर और व्यंजन। चलिए, वर्ड सबसे पहले हम जानते हैं वर्ड क्या है। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड ना हो, यानी कि मूल का अर्थात तात्पर्य होता है प्रारंभ। किसी भी वस्तु या जो भी वस्तु या चीज जो होती है उसका एक मूल अवस्था यानी प्राकृतिक अवस्था जो होती है उसे हम कहते हैं मूल वर्ण। तो मूल वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड ना हो सके। जैसे कि आपका आ गया यहाँ पर आ। अब आ का आप और कोई खंड नहीं कर सकते, ये अखंड है। तो वर्ण इसे ही कहा जाता है, क्योंकि आप इसके अन्य खंड नहीं कर सकते हैं। वर्णमाला को जानना अत्यंत आवश्यक होगा, क्योंकि हम वर्णमाला जानने के बाद ही स्वर व्यंजन को पढ़ पाएंगे। तो वर्णों के व्यवस्थित उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। किसको? व्यवस्थित। इस शब्द पर विशेष ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आप आ लिख दें, फिर का लिख दें, फिर रा लिख दें और फिर क्या लिख दें और इसको कह दें कि वर्णमाला। जी नहीं मित्रों, यह वर्णमाला नहीं कही जा सकती है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि वर्णों के व्यवस्थित जो उच्चारण समूह होगा उसे वर्णमाला कहा जाएगा। तो हम देखते हैं वर्णमाला के कितने भेद होते हैं। यदि आपसे प्रश्न बने कि वर्णमाला के कितने भेद होते हैं तो आप बताएंगे दो। कौन सा? पहला हो जाएगा स्वर और दूसरा हो जाएगा व्यंजन। किसी भी प्रश्न को आप छोटा या बड़ा मत समझिए। यह परीक्षा है। परीक्षा मतलब होता है पर इच्छा। पर अर्थात दूसरा या अन्य, और इच्छा तो इच्छा जानते हैं, इन दूसरे की इच्छा कुछ भी पूछ सकता है। तो आप ये छोटे और बड़े सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़ते चलिए। वर्णमाला के कितने भेद होते हैं तो आप बताएंगे दो, स्वर और व्यंजन। चलिए अब हम देखते हैं स्वर कौन कौन से होते हैं। जी हाँ मित्रों, छोटा अ, बड़ा अ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ और औ। यह हो गए स्वर। स्वरों की संख्या होती है 11। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे व्यंजन। व्यंजन कितने होते हैं? जी हाँ मित्रों, व्यंजनों की संख्या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। हम फिलहाल आपको पढ़ा रहे हैं यहाँ पर व्यंजन कौन कौन से हैं। तो 5 वर्ग होते हैं, 5 वर्ग में बांटा गया है। फिर यह व्यंजन का वीडियो जो आने वाला है उसमें विस्तार से व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आपको हम ये बताएंगे व्यंजन कौन कौन से हैं। तो का वर्ग के अंतर्गत क, ख, ग, घ, अंगा शामिल है, यानी प्रत्येक वर्ग में 5 ही व्यंजन होते हैं। और चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, इया शामिल है। ट वर्ग में यानी ट, ठ, ड, ढ, आड़ा शामिल है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे ता वर्ग। तो इसमें शामिल है ता, था, दा, धा, ना। फिर प वर्ग में आपका आ जाता है पा, फ, बा, भा, मा
और अंतस्थ व्यंजन मोस्ट इम्पोर्टेंट मित्रों, कई बार आपसे यह प्रश्न पूछा गया है, अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? तो य, र, ल, व, ये चारों जो है वो अंतस्थ व्यंजन है, हिंदी वर्णमाला में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, बिल्कुल नहीं भूलना है आपको। और उस व्यंजन किसे कहते हैं, यह भी प्रश्न बनता है। तो स, ख, स, ह, इन जो तीनों स और ह ये जो है उस व्यंजन कहे जाते हैं। वर्णमाला के क्रमानुसार हम पढ़ते हैं व्यंजन को। और ये व्यंजन संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? छ, त्र, ज्ञ और श, ये जो है संयुक्त व्यंजन है जिसे हम पढ़ते हैं। और द्विगुण व्यंजन यानी ड़ और ढ, इन दोनों को द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अनुस्वार किसे कहते हैं। जी हाँ मित्रों, छोटी सी बिंदी जो है वो शब्द में अर्थ को अनर्थ कर देती है। जी हाँ मित्रों, जैसे आपको लिखना हुआ अंश, तो यदि आप छोटी सी बिंदी नहीं लगाएंगे तो अंश पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए बिंदी जो है बहुत ही आवश्यक है। और ये अनुस्वार जो है उसी बिंदी का काम करता है। और विसर्ग, विसर्ग यानी कि दो बिंदु अक्षर के समकक्ष में बराबरी में लगाए जाए। जैसे कि प्रातः आप लिखेंगे, प्रातः में यहाँ पर 2 बिंदु लगाएंगे तब यह शब्द शुद्ध होगा, नहीं तो आपका अगर ये दोनों बिंदु नहीं रहेंगे तो शब्द आपका अशुद्ध कहा जाएगा। यानी आपसे यदि पूछा जाए कि विसर्ग का उच्चारण किस व्यंजन के अर्थ में देखने को मिलता है, तो वह हा के रूप में, यानी प्रातः, हम लोग प्रातः बोलते हैं तो हा आ रहा है लास्ट में, यानी ऐसा लगता है कि हम हा ही बोल रहे हैं, लेकिन हा नहीं होता है और यह विसर्ग है। 2 बिंदु बगल में विसर्ग, 1 बिंदु ऊपर आपका क्या होगा बताइए? अभी बताया था हमने आपको, यहाँ पर ये अनुस्वार होगा। 1 बिंदु ऊपर अनुस्वार, 2 बिंदु बगल में विसर्ग। अब स्वर की परिभाषा जानना उतना ही आवश्यक है जितना कि हमें वर्णमाला पढ़ना आवश्यक है। तो उन वर्णों को स्वर कहते हैं जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा बिना बाधा के होता है। ये स्वतंत्र होते हैं, इनके उच्चारण में प्राण वायु भीतर से बिना रुकावट के बाहर निकलती है। भीतर यानी कि हमारी कंठ से जो भी वायु निकलती है, जो भी आवाज़ निकलती है, सुर निकलता है, वह बिना अवरोध के बाहर निकलता है, तब यह स्वर कहलाता है। अब स्वरों के वर्गीकरण देखिए मित्रों, स्वरों का जो वर्गीकरण है वह 5 प्रकार से इनको वर्गीकृत किया गया है। तो सबसे पहले उनका नाम हम जानते हैं, कौन कौन से वो नाम हैं। जी हाँ मित्रों, सबसे पहले तो किया गया है जिह्वा के आधार पर, और दूसरा जो बांटा गया है वह बांटा गया उच्चारण समय के आधार पर, और तीसरा बांटा गया है उत्पत्ति के आधार पर, चौथा मुंह के आकार के आधार पर, मुंह का जो आकार है वो किस शब्द के उच्चारण में किस तरह से परिवर्तित होता है उसके आधार पर, और पांचवा आपका हो जाता है ओठ के आधार पर। यह स्वरों के वर्गीकरण के 5 आधार हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। पेपर में आपसे सीधे सीधे पूछा जा सकता है उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, आप वहाँ पर जवाब देंगे स्वर 3 प्रकार के होते हैं उत्पत्ति के आधार पर। ह्रस्व स्वर, यह इसका भेद है। ह्रस्व स्वर ह्रस्व माने छोटा होता है, छोटा, जिन वर्णों के जन्म का पता ना चले, यानी जो अपने मूल रूप से मूल अवस्था में ही हो। यानी यदि आपसे पूछा जाए कि मूल स्वर किसे कहते हैं, तो आप इन्हीं चारों का नाम लेंगे, अ, ई, उ, ऋ। यानी जिन वर्णों के जन्म का पता ना चले उन्हें कहा जाता है ह्रस्व स्वर, यानी छोटे स्वर। और दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिनका जन्म 2 ह्रस्व स्वरों से हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपके 2 ह्रस्व स्वर, यहाँ पर 4 ह्रस्व स्वर हैं, और इनका निर्माण यानी दीर्घ स्वरों का निर्माण हो रहा है 2 ह्रस्व स्वरों के मिलने से। लेकिन क्या है, समान होने चाहिए, लेकिन 2 समान ह्रस्व स्वरों के मिलने से जिस स्वर का निर्माण होगा वह दीर्घ स्वर कहा जाएगा, अन्यथा वह कोई और स्वर बन जाएगा। उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। जैसे छोटा आ धन छोटा आ क्या हो जाएगा? बड़ा आ, ये बन गया आपका दीर्घ स्वर। छोटी ई धन बड़ी ई, छोटी ई धन छोटी ई बराबर हो जाएगा आपका बड़ी ई, यानी कि ये हो गया आपका दीर्घ स्वर। इसी प्रकार से ऊ जो होगा वो छोटा ऊ धन छोटा ऊ दोनों के मिलने से दीर्घ स्वर का निर्माण हो जाता है। हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे स्वर उत्पत्ति के आधार पर जो तीसरा प्रकार था हमारा संयुक्त स्वर। जी हाँ मित्रों, संयुक्त स्वर यानी जिन स्वरों का जन्म 2 असमान स्वरों के योग से हुआ। जी हाँ मित्रों, ऊपर हमने पढ़ा था दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर का निर्माण होता है एक ही ग्रुप के स्वर आए, यानी अ आए तो उसके बाद आ आए तब वह दीर्घ होगा। लेकिन जो संयुक्त स्वर होता है उसमें ऐसा नहीं है। उसमें क्या होगा, एक आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा ई,
और के योग से बन जाएगा ए। क्या बनेगा देखिए, छोटा आ धन ई बराबर ए। तो यह हो गया आपका संयुक्त स्वर। दो असमान स्वरों के मिलने से जो एक नए स्वर का निर्माण होता है वह कहा जाता है आपका संयुक्त स्वर। मित्रों, आपको कोई भी डाउट रह जाते हैं तो आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर दीजिएगा, आपका डाउट अवश्य क्लियर किया जाएगा। किसी प्रकार का कोई भी डाउट आपके दिमाग में नहीं रहना चाहिए। और आज की क्लास में बता दूं आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट होने वाली, चाहे जो भी परीक्षा हो, स्वर से संबंधित एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला। आप ये क्लास कर लीजिए, उसके बाद हमारी प्रैक्टिस सेट आ रही है उसको कर लीजिए। एक भी क्वेश्चन यदि आपका स्वर से छूट जाए तो आप बताइएगा हमसे, ठीक है। स्वर अब देखिए, हम उच्चारण समय के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो उच्चारण समय के आधार पर भी स्वर 3 प्रकार के ही होते हैं। उन प्रकारों को भी हम जानेंगे। ह्रस्व स्वर यानी कि छोटा स्वर, इन्हें एक मात्रिक यानी ह्रस्व स्वर से पूछा जाए किसे कहा था, एक मात्रिक स्वर कहा था, यानी जिनके उच्चारण समय में एक मात्रा काल का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है। जैसे छोटा अ, ई, उ और री, ये आपके ह्रस्व स्वर हैं। और फिर देखिए दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कहा जाता है द्विमात्रिक स्वर को, यानी कि 2 मात्रा काल का समय, यानी जैसे छोटा आ आप बोलेंगे तो उसका 2 गुना समय लग जाएगा बड़ा आ बोलने में, इसीलिए इसे कहा जाता है दीर्घ स्वर। ये बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आई, ओ, औ, ये सभी जो है वो आपके दीर्घ स्वर का उदाहरण है। स्पष्ट हुआ होगा। अब आप चलिए बताइए प्लुत स्वर। प्लुत स्वर भी इसी का भेद है, यानी उच्चारण समय के आधार पर जो स्वर 3 स्वर होते हैं, 3 प्रकार के, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो प्लुत जो है ये तीसरा प्रकार है। दीर्घ से 2 गुना समय लगे उच्चारण में। जैसे आप किसी को बुला रहे हैं राम ऐसे करके ना, तो बीच में जो स्पेस हो रहा है, जो ध्वनि एक खिंचाव उत्पन्न कर रही है, वही खिंचाव जो है वो आपका वो प्लुत स्वर की मात्रा कह रहे हैं। 2 मात्रा से दोगुना का समय लगता है तो उसे आप कह देंगे 2 मात्रा से अधिक, 2 मात्रा काल से अधिक का समय लगता है तो वहाँ पर प्लुत स्वर का प्रयोग होता है। उसका चिन्ह ये है, आप इम्पोर्टेंट रूप से याद रखिए, चिन्ह जो है ये है। अब जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो जिह्वा के आधार पर भी स्वर 3 प्रकार के होते हैं, यानी जिह्वा हमारे स्वरों के उच्चारण में किस प्रकार से उठती है, ऊपर नीचे आगे पीछे, उसके आधार पर तो वो भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार जो हो जाएगा आपका अग्रभाग, यानी जिह्वा के अग्रभाग से कौन कौन से स्वर उच्चरित होते हैं उनके बारे में हम जानते हैं। जीभ के अग्रभाग से जिस स्वर का उच्चारण हो उन्हें अग्र स्वर कहते हैं। जैसे ई, ए, आप ध्यान दीजिए, इसे बोलकर देखिए, ई, ए, ऐसा लग रहा है जीभ आगे वाले जो भाग है नुकीला सा, उस पर प्रेशर पड़ा। ये हमारी जीभ है ये, और यहाँ से ऐसा लग रहा है यहाँ से बोल रहे हैं ई, ए ना। तो आगे का जो प्रकार है वह है मध्य स्वर। मध्य स्वर यानी मध्य स्वर का एक ही अक्षर है, वह है ये अ। जैसे आप लिखते हैं ना फाके, फ्रॉक लिखते हैं, फ्रॉक ये जो आपने चंद्र लगा दिया वही इसमें आ के ऊपर भी लगा हुआ है। तो मध्य भाग से उच्चरित होने वाला सिर्फ एक ही अक्षर है और यह है अ। इसे आप याद कर लीजिए। अब जिह्वा के आधार पर जो तीसरा वर्गीकरण है वह है पश्च, यानी जीभ के पीछे के भाग से कौन से स्वर उच्चरित होते हैं, तो जीभ के पीछे के भाग से उच्चारण होने वाले स्वरों की संख्या है आ, ए, ऐ, ओ और औ। यह इसके भेद हैं। आगे बढ़ेंगे और हम जानेंगे मुख के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। जब हमारा जो मुख है इसके खुलने और बंद होने की जो प्रक्रिया है उसके आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो इनके आधार पर जो पहला वर्गीकरण हुआ है संवृत, यानी जिनके उच्चारण के समय मुंह गोलाकार हो जाता है। संवृत स्वर के भी 2 भेद हो जाते हैं। कौन कौन से, आपसे पूछा जा सकता है संवृत स्वर के कितने भेद होते हैं, आप बताएंगे। 2 भेद होते हैं, अर्ध संवृत और संवृत स्वर, यानी ई और उ जो असमृत में आएगा, और ई और उ ये दोनों जो होंगे वो समृत स्वर के अंतर्गत आ जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, आप जरूर याद कीजिए। अर्ध समृत स्वर यानी ई और उ, यानी छोटा है, छोटा ई भी है और छोटा उ भी है। और समृत स्वर में आएगा दीर्घ ई, जिसे आप कहेंगे ई, बड़ी ई जिसे कहते हैं, ई से ईक, और उ यानी कि उ से ऊन जो होता है, ये दोनों समृत स्वर के अंतर्गत आएंगे। और अर्ध विवृत स्वर, अगला जो भेद होगा विवृत स्वर, अर्ध विवृत और विवृत स्वर। इसमें अर्ध विवृत में आपका आने वाला है अ,
ए और ओ, यानी मुंह जो है वो आधा ही खुलता है, उसे कहेंगे अ ए ओ। विपरीत स्वर आ आई आओ, इसमें आपका मुंह पूरा खुल रहा है एकदम, आपको मुंह बिना पूरा मुंह खोले आप इसका उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं, ये आपका हो जाएगा विपरीत स्वर। जी हाँ मित्रों, अब आप बताइए कि ओठ के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो ओठ के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। जी हाँ मित्रों, कौन कौन से? अभी तो बताया था हमने, भूल गए आप? समवृत्त और विपरीत। चलिए, वृत्ताकार स्वर और अवृत्ताकार स्वर। तो उ सवृत्ताकार में आपका आ जाएगा उ ओ औ, और अवृत्ताकार स्वर में आ जाएगा आ ई ए ऐ और री। यह इसका महत्वपूर्ण भाग है, इसे आपको याद करना होगा। आप प्रत्येक क्लास को 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार देखिए और अच्छे तरीके से इसको याद कर डालिए, जब तक आपको यह समझ अच्छे तरीके से ना आ जाए। तो मित्रों, यह रहा आज का पहला क्लास आपके लिए। आप बताइए कैसा लगा आपको, और आप यदि इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल की, जो कि बहुत ही प्यारा नाम है हमारे टेलीग्राम चैनल का, स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 पर जुड़ जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने मित्रों तक इसे शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहिए, आपकी परीक्षा को हम 100% क्रैक करवाएंगे, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने पाएगा। जी हाँ मित्रों, आप यसाई बन रहे हैं ऐसा वादा है मेरा, लेकिन उसके लिए जितना समय हम आपसे मांगेंगे वो आपको देना पड़ेगा। हमारे चैनल की सभी क्लासेस को आपको देखनी पड़ेगी, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। और आप खुद से भी पढ़ते रहिए, हम जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ते रहिए, लगातार अभ्यास करते रहिए, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है मित्रों, चलिए मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, जो कि होगा स्वर से संबंधित प्रैक्टिस सेट। इस पर मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आ रही हूँ ताकि आपसे एक भी क्वेश्चन बाहर ना जाने पाए। अगली क्लास जो होगी वो प्रैक्टिस सेट की होगी, तो बहुत जल्दी अपलोड होगी। मिलेंगे हम आपसे बहुत ही शानदार, जानदार और दमदार क्लास के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। और हाँ, यदि आप इंस्पेक्टर बनने जा रहे हैं तो अपनी कार्य को ईमानदारी से करने की शपथ लेते हुए ही आप इस परीक्षा की तैयारी करें। आज हमें ईमानदार अफसरों की आवश्यकता है, भ्रष्ट अफसर तो बहुत बर्बाद कर चुके देश को। ठीक है मित्रों, इसी आशा और शुभकामना के साथ जय हिंद, जय भारत।